हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस स्पेशल लेक्चर, स्पेशल सेशन, हाउ टू क्रैक आरपीएससी एग्ज़ाम 2020। तो जैसे आप जानते हैं आरपीएससी 2020 का नोटिफिकेशन आ गया है और उसके लिए तैयारी करना शुरू करना चाहिए। केमिस्ट्री के लिए एक्चुअली 40 टोटल सीट्स हैं, 40 सीट्स हैं केमिस्ट्री के लिए टोटल। तो बहुत हाई चांसेस हैं आपके आरपीएससी क्रैक करने के। ठीक है, तो हेलो एक्वा केमिस्ट्री, हेलो पीयूष, हेलो नारायण, गुड मॉर्निंग निकुंज। कैसे हो सब लोग? जो जो आप में से लेक्चरर बनना चाहते हो, इमीडिएटली सब लोगों के साथ शेयर कर दो ये लिंक। इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दो। हम देखने वाले हैं कि ये जो आरपीएससी का एग्ज़ाम है वो किस तरह क्रैक कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्रैक करने में क्या ये एग्ज़ाम आसान है, क्या ये एग्ज़ाम मुश्किल है, क्रैक करने के लिए किस तरह पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह रिवाइज करना चाहिए, जिससे हमें मदद मिल सकती है इस तरह के इस एग्ज़ाम में। ठीक है, हेलो विमला, शेयर विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। जो भी फ्रेंड्स केमिस्ट्री या फिर फिज़िक्स भी, फिज़िक्स, लाइफ साइंसेज, मैथमेटिक्स, जो भी किसी भी स्ट्रीम के आपके दोस्त हैं, उन सबके साथ आपके सारे दोस्तों के ग्रुप्स पे ये लिंक शेयर कर दो इमीडिएटली। हम एक बहुत इफ़ेक्टिव तरीका देखने वाले हैं कैसे पढ़ाई करें, कैसे प्रिपेयर करें इसके लिए। तो हाउ टू क्रैक आरपीएससी 2020। ठीक है, आई एम वेरी गुड एक्वा केमिस्ट्री, हाउ आर यू? गुड इवनिंग राधेश्याम सर, गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड आफ्टरनून राधेश्याम सर। हेलो एक्वा केमिस्ट्री, आप कैसे हो? आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर किया है कि नहीं? इमीडिएटली जाके शेयर कर दो ताकि वो भी ये लेक्चर देख सके, वो भी ये वीडियो देख सके। यस, वेरी गुड। ठीक है, तो हाउ टू क्रैक आरपीएससी 2020। आरपीएससी 2020 जो है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम है और यहाँ पे जो कॉलेज लेक्चरशिप का एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन आ गया है और उस एग्ज़ाम के बारे में हम मैक्सिमम बात करने वाले हैं। ठीक है, और केमिस्ट्री का जो ओवरऑल पेपर हमने देखा है लास्ट टाइम 2014 में ये नोटिफिकेशन आया था। तो उस टाइम का जो पेपर था काफ़ी आसान पेपर था। कट ऑफ क्लियर करना काफ़ी इजी है। कट ऑफ्स के बारे में और अलग अलग रिजर्वेशन के पोस्ट जो होते हैं उनके बारे में हमने एक ऑलरेडी डिस्कशन किया है, जो इनफैक्ट केसी सर ने किया था और यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा बाद में। ठीक है, तो गुड आफ्टरनून एलके सर, इनके पेपर अवेलेबल है वेबसाइट पे। यस, इनके पेपर अवेलेबल है वेबसाइट पे। 2016 का पेपर जो है वो अवेलेबल है। उसके बाद ये एग्ज़ाम हुआ नहीं है, अभी पहली बार 4 सालों में, पिछले 5 सालों में ये नोटिफिकेशन आया है। तो यहाँ पे वहाँ पे आपके उनके वेबसाइट पे, आरपीएससी के वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे पोस्ट्स के। तो उसमें कॉलेज लेक्चरर का जो पोस्ट है उसका केमिस्ट्री का पेपर 1 और पेपर 2, ये दोनों पेपर्स आपको मिल जाएंगे। बट एज सिर्फ एक पेपर सॉल्व करके क्या फ़ायदा है, तो बाकी जो कैटेगरीज हैं जैसे स्कूल लेक्चरर का भी पेपर वहाँ पे है, टेक्निकल लेक्चरर का भी एक पेपर वहाँ पे है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि बायोकेमिस्ट्री का भी एक पेपर वहाँ पे अवेलेबल है। तो वो पेपर्स भी आप देख सकते हो। उन पेपर्स को देख के भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब रादर दैन द सिलेबस, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस, किस तरह क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं उसके बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। बट ये आप जितने ज़्यादा पेपर्स देखोगे आरपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो आपको एक जो पेपर सेटर होता है उसका एक नज़रिया, उसका एक थॉट प्रोसीजर, ये आपको पता चल जाएगा। तब आपको पढ़ाई किस तरह करनी है और पेपर के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, स्ट्रैटेजी कैसे करनी है, ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे कई सारे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। ठीक है, ऑल राइट। और चैट में हमारे कुछ आईफएस के कुछ लिंक्स हैं, टेलीग्राम के, इंस्टाग्राम के।
तो और इनफैक्ट टेलीग्राम चैनल है IPSC और RPSC IFAS करके, उस चैनल पे जाके भी हमें ज्वाइन कर दो ताकि आपको सारे के सारे नए नोटिफिकेशंस जो आते रहते हैं वो इमीडिएटली आपको मिल जाए। और एक्वा केमिस्ट्री आपके लिए कमेंट सेक्शन में एक फ़ोन नंबर भी हमने पोस्ट किया है, उस फ़ोन नंबर को आप कांटेक्ट करोगे तो आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी, इन डिटेल मिल जाएगी। ओके, तो देन यू विल बी एबल टू नो कि एग्ज़ाम कब है, क्या पैटर्न है, वो सभी वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ इस लेक्चर में भी हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले पेपर पैटर्न के साथ, और पेपर पैटर्न पे बेस्ड हम इस पेपर को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ये कॉलेज लेक्चररशिप का एग्ज़ाम है तो ऑब्वियसली इसका सिलेबस कहाँ से आएगा, इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा, इसके बारे में सबसे ज़्यादा हमें एक एंग्ज़ायटी होती है। तो उस एंग्ज़ायटी को टैकल करने की हम कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कोई भी नया एग्ज़ाम अनाउंस हो जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कैन वी क्रैक RPSC कॉलेज लेक्चरशिप एग्ज़ाम। क्या आपने CSR नेट के लिए प्रिपेयर किया है, गेट के लिए प्रिपेयर किया है, या फिर कुछ लोगों ने IIT जैम के लिए भी शायद प्रिपेयर किया हो। तो ऐसे प्रिपरेशन पे क्या आप क्रैक कर सकते हो RPSC कॉलेज लेक्चरशिप का एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम है दिस इज़ फॉर कैंडिडेट्स हु आर अपियरिंग फॉर MSc और हैव कंप्लीटेड देयर MSc। तो क्या आप RPSC का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो? क्या लगता है आपको, क्या लगता है आंसर क्या होगा इसका, इस क्वेश्चन का? कैन यू क्रैक RPSC एग्ज़ाम? इज़ इट अ डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम, इज़ इट एन ईज़ी एग्ज़ाम? आपको क्या लगता है, क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का? एक्वा केमिस्ट्री, LK, विमला, क्या लगता है आपको, क्या आंसर हो सकता है? यस, एक्वा केमिस्ट्री, मुझे नहीं लगता यस ये आंसर है। यस ये आंसर अगर आपने दिया ना तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। एक्चुअली मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर है ईज़िली। सिर्फ क्रैक कर सकते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ईज़िली क्रैक कर सकते हो। ठीक है, RPSC कॉलेज लेक्चरशिप का एग्ज़ाम जो है क्रैक करना काफ़ी ईजी होता है। ओके, एंड व्हाई इज़ इट ईजी? द रीज़न व्हाई इट इज़ व्हाई आई विल कंसिडर दिस एग्ज़ाम एज एन ईजी एग्ज़ाम इज़ बिकॉज यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि 20% जो है ये आपके 11th और 12th क्लास का सिलेबस के क्वेश्चन आएंगे। ओके, 20% क्वेश्चन 11th और 12th क्लास के आएंगे, राइट। 50% क्वेश्चंस जो है वो आपके BSc से आएंगे और 30% क्वेश्चंस सिर्फ आपके MSc से आएंगे। ठीक है, इसका मतलब आपने MSc पूरा भी नहीं किया है, BSc और 11th-12th का केमिस्ट्री आपको अच्छी तरह से याद है, तब भी आप ये एग्ज़ाम बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो। ओके, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये जो ओवरऑल सिलेबस है दिस इज 70% ऑफ द पेपर, दिस इज 70% ऑफ द पेपर। और आपको अगर इसके कट ऑफ्स याद है, हमारा पिछला जो सेशन हुआ था उस सेशन से आपको अगर कट ऑफ्स याद है तो कट ऑफ्स थे अप्रॉक्सीमेटली 120 के आसपास। ठीक है, सो 70% मतलब 140 मिलना आसान है। इसका मतलब आप इजीली RPSC का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे हमेशा ये आप कहीं भी देखोगे कि ये जो कोई भी इजीली कहता है तो हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे कुछ होता है ना, कंडीशंस अप्लाई। ओके, तो कंडीशंस अप्लाई मतलब क्या है? ओके, कौन कौन से कंडीशंस है कि आपको इजीली ये एग्ज़ाम क्लियर कर सको? वो कंडीशंस हैं कि आप ये 3 चीज़ें करो। ठीक है, कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते वक्त मेरा अप्रोच हमेशा इस पिरामिड की तरह होता है। ठीक है, अब ये पिरामिड, कोई भी पिरामिड आप देखोगे तो पिरामिड का ये जो बेस होता है ना, ये बेस है। ठीक है, ये बेस जो होता है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे इस बेस में आप देख रहे हो कि हमने लिखा है प्रेपरेशन। सही तरीके से प्रिपेयर करोगे तो इजीली एग्ज़ाम क्लियर करोगे, सही तरीके से प्रिपेयर करोगे तो इजीली एग्ज़ाम क्लियर करोगे, राइट।
सर दिस इज सिमिलर टू जीपीएससी गुजरात स्टेट। यस, एक्वा केमिस्ट्री में जीपीएससी के बारे में भी बात करने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो ये देखो कि कैसे है। मेरा मानना है कि आपका जो बेस है, आपका जो फाउंडेशन है, वो हमेशा आपका प्रेपरेशन कैसा है ये डिसाइड करेगा। ओके, योर प्रेपरेशन डिसाइड्स द फाउंडेशन। ठीक है। मगर सिर्फ अच्छा प्रिपेयर किया है कि नहीं, ये काफ़ी नहीं है, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। क्योंकि आपको क्या करना है, आपने प्रिपेयर अच्छा किया है मगर एग्जाम के दिन नर्वस हो गए। ओके, एग्जाम के दिन अगर आप नर्वस हो गए तो सब कुछ आता है, मगर ये मुझे पता है कि आप सब ने ये एक्सपीरियंस किया है कि यार सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ याद है, मगर एग्जाम के टाइम एकदम से वो चीज़ याद आना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होगा? अगर आपने प्रिपेयर किया है, अगर आपका फाउंडेशन पक्का है, फिर भी एग्जाम के टाइम पे हम एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, हम एकदम नर्वस हो जाते हैं, टेंशन आ जाती है, टेंशन आ जाता है, और इसकी वजह से जो आता है वो भी हम एग्जाम में लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, राइट। तो अगर ऐसा है तो ऐसी चीजों को कैसे टैकल कर सकते हैं? तो इम्प्रूवमेंट इन योर हैबिट्स। ठीक है, तो हैबिट्स कैसे इंप्रूव करें, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। हाउ डू यू इंप्रूव हैबिट्स एंड हाउ डू यू इंप्रूव योर टेस्ट टेकिंग स्किल्स। ठीक है, टेस्ट टेकिंग स्किल्स मतलब क्या है? एग्जाम देते वक्त क्या क्या करना चाहिए, एग्जाम के एक दिन पहले क्या क्या करना चाहिए, एग्जाम से एक महीना पहले से क्या क्या करना चाहिए, और अभी से क्या करना चाहिए। तो अभी से क्या करना चाहिए, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बिलीव। ठीक है, क्या बिलीव करना है? क्या बिलीव करना है? बिलीव ये करना है कि आरपीएससी ऑनलाइन लेक्चररशिप, आरपीएससी कॉलेज लेक्चररशिप का एग्जाम जो है आप क्रैक कर सकते हो क्या? उसका तो आंसर यस है, मगर किस तरह क्रैक कर सकते हो? इजीली क्रैक कर सकते हो। दिस इज वॉट यू शुड स्टार्ट बिलीविंग। एक बार ये बिलीव करना शुरू करोगे तो आपको पता है कि आप सही तरीके से प्रिपेयर करोगे, एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है। तो आपके हाथ में क्या है? प्रिपेयर करना, सही तरीके से प्रिपेयर करना, सही हैबिट्स लाना, एंड देन जस्ट गो एंड टेक द एग्जाम। एग्जाम में आप पूरे कॉन्फिडेंस से जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता इस एग्जाम को क्रैक करने से। ठीक है, ऑलराइट, यस, थैंक यू aqua केमिस्ट्री। गुड आफ्टरनून सोनल, थैंक यू राहुल। ऑलराइट, तो अपने सारे दोस्तों के साथ जो अभी ये लेक्चर देख रहे हैं, अपने सारे दोस्तों के साथ सबसे पहले इस लेक्चर का लिंक शेयर कर दो, ताकि आपके दोस्त भी देख पाए कि किस तरह प्रिपेयर करना चाहिए। ये लेक्चर ये जो प्रेपरेशन का जो स्ट्रैटेजी हम देख रहे हैं, ये इन जनरल सारे एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है, मगर स्पेशली आरपीएससी के एग्जाम के लिए ये क्यों एप्लीकेबल है, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। प्रेपरेशन से हमारा बेस बनेगा। हैबिट्स अगर सही करोगे तो हैबिट्स से भी इंपॉर्टेंट जो चीज है, बिलीफ, कि कॉन्फिडेंस हमारा जो है, उस कॉन्फिडेंस को लाने में आसानी होती है अगर आप सही हैबिट्स होते हैं आपके। ओके, सही आदतें होती है तो कॉन्फिडेंस आना बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है। कॉन्फिडेंस कभी भी हमारे पास ऑटोमेटिकली नहीं होता है, कॉन्फिडेंस हमेशा बिल्ड होता है, और कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे करना है ये हमें सीखना है। ऑलराइट, ठीक है, सो देखते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं। मैंने कह तो दिया कि प्रिपेयर करो, आदतें सुधारो, तो अपने आप पे विश्वास रखो, मगर ये कहना बहुत आसान है, मगर करें कैसे, ये करना कैसे है? आइए देखते हैं कैसे करना है। कैसे करना है, सबसे पहले हमने क्या कहा? प्रिपेयर करो, सही तरीके से प्रिपेयर करो। सिर्फ प्रिपेयर करना सफिशिएंट नहीं है, सही तरीके से प्रिपेयर करना जरूरी है। ठीक है। और सही तरीके से प्रिपेयर करना मतलब क्या है? अगर अब मान लो कि आप कोई क्रिकेट मैच देख रहे हो, ठीक है, विराट कोहली कैप्टन है इंडिया के। विराट कोहली क्या करते हैं? मैच के एक दिन पहले क्या करेंगे वो? क्या वो सिर्फ नेट प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ बैटिंग की प्रैक्टिस करते हैं? नहीं, वो और भी जाके कुछ भी बहुत कुछ करते हैं। वो सोचते हैं कि किस बॉलर को पहली ओवर देनी चाहिए, किस बॉलर को दूसरी ओवर देनी चाहिए, फील्डिंग कैसा होना चाहिए, किस बैट्समैन को किस तरह की बॉलिंग करनी चाहिए। अपने सारे बॉलर से बात करेंगे, वो अपने सारे बैट्समैन से बात करेंगे कि पहले 10 ओवर में कितना करना है, उसके बाद के 10 ओवर में कितना करना है, विकेट्स हाथ में रखने हैं। ये सारा जो प्लानिंग होता है ना, ये प्लानिंग वो कैसे करते हैं? वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि सामने वाली टीम जो है उसके बैट्समैन कैसे हैं, उसके बॉलर्स कैसे हैं,
कि बैट्समैन को जल्दी आउट कैसे किया जाए, उनके बॉलर्स को कैसे टैकल किया जाए, किस तरह बैटिंग करेंगे तब उनके बॉलर्स को हम अच्छी तरह से खेल पाएंगे। ठीक है, ये जो सारी स्ट्रैटेजी हम करते हैं ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रेपरेशन का। अगर आपने रैंडमली पढ़ाई शुरू कर दी, ठीक है मतलब मैंने आपको बताया कि 11th-12th का सिलेबस है, फिर बीएससी का सिलेबस है, फिर एमएससी का सिलेबस है, तो चलो 11th-12th के बुक्स ले आते हैं, वहाँ से पढ़ाई करना शुरू करते हैं। नहीं, ऐसे मत करो। स्ट्रैटेजी सही तरीके से बनाओ। कैसे? 11th-12th में और बीएससी में कौन कौन से टॉपिक्स कॉमन है देखो। अगर कॉमन टॉपिक्स है तो 11th-12th की बुक से मत पढ़ो, डायरेक्टली बीएससी के बुक से पढ़ो, है ना, क्योंकि 2 बार क्यों पढ़ोगे आप वही टॉपिक, एक ही बार पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो। ठीक है, तो ये जो स्ट्रैटेजी होता है, ये स्ट्रैटेजी बनाना, प्लान करना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, आप किस तरह प्लान करोगे आज से एग्जाम तक का टाइम, किस तरह प्लान करोगे किस तरह रिवाइज करोगे, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। और इसके लिए आपको आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपकी ताकत क्या है और आपकी कमजोरी क्या है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपने बहुत सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी अब तक की है, तो आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, इसके कौन-कौन से टॉपिक्स आपके एकदम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? आपके और इनमें से कौन से टॉपिक्स में आप कमज़ोर हो, ठीक है? कौन से टॉपिक्स में आप वीक हो। ये 2 चीज़ें अगर आपने एक बार समझ ली, तो आपको ये प्रिपेयर करना आसान हो जाएगा। जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उसमें ज़्यादा टाइम क्यों स्पेंड करें? मुझे कवर ड्राइव बहुत अच्छी तरह से मारना आता है, मगर मैं फ्लिक नहीं कर सकता, तो मैं प्रैक्टिस किसकी करूँगा? कवर ड्राइव की करूँगा, मगर मैं फ्लिक की ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा, है ना? राइट? या फिर अगर मैं स्पिन बॉलर्स को अच्छी तरह से खेल सकता हूँ, तो मैं स्पिन बॉलर्स को कम खेलूँगा, प्रैक्टिस करूँगा ज़रूर, मगर कम प्रैक्टिस करूँगा। मैं फास्ट बॉलर्स को खेलने की प्रैक्टिस ज़्यादा करूँगा, है ना? तो उसी से क्या होगा कि मेरा जो प्रिपरेशन है, जहाँ पे मैं कमज़ोर पड़ता हूँ, वो पार्ट मेरा स्ट्रॉन्ग बन जाए और एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है? तो एग्ज़ाम का प्लानिंग, एग्ज़ाम के प्रिपरेशन का प्लानिंग करने से भी पहले मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करने से भी पहले उसका प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। एक बार आपने सही तरीके से प्लान कर दिया, फिर आपने आधी लड़ाई जीत गई है, ऐसा मैं कह देता हूँ। उसके बाद क्या करना है? सिर्फ उस प्लान को फॉलो करना है। उस प्लान को फॉलो करने के लिए क्या चाहिए? टाइम चाहिए और अच्छी आदतें चाहिए। तो अच्छी आदतें क्या है, वो भी हम बात करेंगे धीरे-धीरे। मगर फिलहाल ये समझ लो कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़ क्या ज़रूरी है? मैनेज टाइम। आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे कितना टाइम स्पेंड करना है, आपके कमज़ोर पॉइंट्स पे कितना टाइम स्पेंड करना है, इस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है? तो ये एक जो चीज़ है, ये आपको हमेशा से आपके मन में होनी चाहिए, किस पे मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ, किस पे मैं कम टाइम स्पेंड करूँ। ठीक है? तो प्रिपरेशन ये सबसे पहला मुद्दा है। हाउ डू यू प्रिपेयर, हाउ डू यू क्रैक आरपीएस। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है हैबिट्स, सही आदतें क्या है, ठीक है? और सही आदतों में मैं सबसे पहली आदत हमेशा लिखता हूं कि स्लीप। ओके, आपकी नींद पे आपको कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है? मतलब मुझे पता है कि आपने ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल सेंटेंसेस सुने होंगे कि ड्रीम्स आर नॉट व्हाट यू सी व्हेन यू आर अस्लीप, बट ड्रीम्स आर व्हाट दैट डोंट लेट यू स्लीप। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सपने देखो मगर सोना नहीं है। सपने एक बार देख लिए तो बिना सोए, बिना जो भी करे, काम करते रहो, काम करते रहो। तो दैट इज नॉट हाउ आवर बॉडी वर्क्स। हमारा बॉडी जो है काम करने के बाद रेस्ट लेने के लिए प्रोग्राम किया गया है। और मुझे पता है कि हम में से सारे लोग जो है रात के 9 बज जाते हैं तो मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, अपने सारे दोस्तों के साथ चैट कर लेते हैं या फिर यूट्यूब पे पढ़ाई के वीडियोस छोड़ के बाकी सारे वीडियोस देख लेंगे। 9 बजे के बाद ही करेंगे हम लोग ये। बहुत खराब आदत है, बहुत खराब आदत है। 9 बजते ही हमारा बॉडी प्रोग्राम्ड है कि उसको अंधेरा एक्सपेक्टेड है और उसको दिमाग शांत होना एक्सपेक्टेड है, ठीक है? तो आपको सही टाइम पे सोना ज़रूरी है। 10 बजे मतलब आप सो जाओ, 11 बज गए मतलब आप लेट हो गए हो सोने में, ऑलरेडी जाके सो जाओ।
12 बज गए मतलब आपने अगला दिन जो है वो वेस्ट कर दिया। अगले दिन आपका काम 100% एफिशिएंसी से नहीं होगा, सिर्फ 80% एफिशिएंसी से होगा। अगर 12 बजे के बाद भी आप सो रहे हो तो आप वो 100% एफिशिएंसी का एकदम से 50% एफिशिएंसी आ जाएगा। ओके, सोना टाइम पे है, सफिशिएंट सोना जरूरी, सिर्फ सफिशिएंट सोना काफ़ी नहीं है। ओके, जितना मतलब 8 घंटे, नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि 8 घंटे सोना है तो मैं कभी भी 2 बजे सोता हूँ, 10 बजे उठता हूँ, 8 घंटे सो लिया मैंने। नहीं, हमारी बॉडी जो है वो उस तरह काम नहीं करती है। आप 1 महीना 2 महीना ऐसे कर लोगे, मगर 2 महीने के बाद आपको जब एग्ज़ाम पास में आ जाएगा तब आपको इसका नतीजा सामने आ जाएगा। आपका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, आपका फोकस कम हो जाएगा। 2 महीने पहले आपने जो पढ़ा है वो आप भूलने लगोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। रोज़ 10 बजे सोने लगो। ओके, दोस्तों के साथ चैट करना है, बात करनी है, नो प्रॉब्लम। 9 बजे से 10 बजे का टाइम आपके पास है, 1 घंटा है आपके पास। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? फ़ोन बंद करना है, लाइट बंद करने हैं, सो जाना है। और अगर नींद नहीं आए तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, रिवाइज़ करो दिन भर क्या पढ़ा है। दिन भर जो भी पढ़ा है, रिवाइज़ करना बहुत बोरिंग होता है सबके लिए, मुझे भी पता है। रिवाइज़ करोगे अपने आप नींद आ जाएगी। तो लाइट बंद करके अपने मन में दिन भर क्या-क्या किया है रिवाइज़ करो, अपने आप सो जाओगे, मुझे पक्का पता है ये, है ना? तो अच्छी बात है, टाइम पे नींद आ जाएगी। सुबह का अलार्म भी लगाना ज़रूरी नहीं है, जब नींद खुले उठ जाओ, नो प्रॉब्लम। आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता ऐसे करोगे, उसके बाद आप नोटिस करोगे कि 10 बजे सो रहे हो, अपने आप 6 बजे या 7 बजे नींद खुल जाएगी। आपको अलार्म क्लॉक लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी। ठीक है, तो ये जो एक आदत है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कि हार्ड वर्क करने पे हमारा बहुत फोकस होता है, मगर स्मार्ट वर्क करने पे हम कम फोकस करते हैं। ये स्मार्ट वर्क है। अच्छी तरीके से सो जाओ, अच्छा सफिशिएंट आपको आराम करना ज़रूरी है, सही टाइम पे आराम करना ज़रूरी है और सही टाइम पे पढ़ाई भी करनी है। रात को 12-12 बजे पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमें 12 बजे तक का पढ़ने से। स्पेशली एग्ज़ाम के 1 दिन पहले अगर आप 12 बजे तक पढ़ रहे हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अगर आपने पिछले साल पढ़ा है, तो 1 दिन पहले पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पिछले साल नहीं पढ़ा है, तो 1 दिन पहले पढ़ाई करके कोई फ़ायदा भी नहीं है ना? तो उसके लिए आपकी नींद कभी खराब नहीं करनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, राम पूछ रहे हैं सर नेट के बैच कब से स्टार्ट हो रहे हैं? राम, जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है यहाँ पे कमेंट्स में, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर लो 9172266888। इस सेशन के एंड में मैं फिर से ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दूंगा और इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करोगे आपको सारे अपकमिंग बैचेस की जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, और सिर्फ मतलब आरपीएससी की ही नहीं, आपको सीएसआर नेट, गेट, आईआईटी जैम जो भी बैचेस आपको चाहिए, जो भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके बैचेस की आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, हेलो आस्था, हेलो अंकुर। राइट, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले जाके इस वीडियो को लाइक करो। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो देखा है मगर लाइक सबने नहीं किया है। अभी जाके सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, उसके बाद ही आप है वापस आना। ठीक है, वीडियो को लाइक करोगे तभी मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको पसंद भी आ रहा है। यस, थैंक यू आस्था। लाइक करो, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो, आरपीएससी के सारे नोटिफिकेशंस ताकि आपको टाइम पे मिल जाए। ऑलराइट, ठीक है, तो पहला चीज़ है कि अच्छी तरह से टाइम पे सोना बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़ जो ज़रूरी है वो है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन का मतलब है कि आपने जो भी ये जो स्ट्रैटेजी आपने जो बनाई है, ये जो प्लान आपने जो बनाया है, उस प्लान को फॉलो करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। नहीं तो एक दिन उठ गए, सोचा कि आज यार मन नहीं कर रहा है पढ़ाई करने का, तो अगर आपको पता है कि आपके केस में ऐसा होने वाला है कि बीच-बीच में 1-2 दिन ऐसे आएँगे कि मन नहीं करेगा पढ़ाई का करने का, तो छुट्टी ले लो। हफ्ते में आपके प्लान में ही 1 दिन छुट्टी का रख दो। उस दिन छुट्टी मतलब क्या करना है? छुट्टी मतलब दिन भर अपने दोस्तों के साथ चैट करने में टाइम स्पेंड नहीं करना है। छुट्टी छुट्टी मतलब आपके दिमाग को, आपके ब्रेन को जिस रेस्ट की ज़रूरत है, वो आपको करना है। थोड़ा-सा घूम के आ जाओ, एक दिन जाके दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल के आ जाओ, है ना? या फिर एक दिन टीवी पे एक मूवी देख लो, मगर एक ही, हाँ, 10 मूवी मत देखना, 10 मूवी नहीं देखने हैं, 10 मूवी देख के कोई रेस्ट नहीं होता है।
10 मूवी देख के इनफैक्ट दूसरे दिन का टेंशन आता है, यार पूरा दिन वेस्ट कर दिया मूवी देखने में, अगले दिन पढ़ाई ज़्यादा करनी है। टेंशन लेना नहीं है, हमें जो भी करना है सही अमाउंट्स में करना है, तभी काम होता है। ठीक है, तो ये डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन सिर्फ ये नहीं होता है कि किस टाइम पे आप क्या कर रहे हो, किस टाइम पे आप क्या पढ़ रहे हो, खाना सही खा रहे हो कि नहीं, नींद सही ले रहे हो कि नहीं, सिर्फ यहाँ तक डिसिप्लिन नहीं होता है। डिसिप्लिन ये भी होता है कि आपका जो वीक पॉइंट है वो आप पढ़ रहे हो कि नहीं। ठीक है, आपके वीक पॉइंट्स पे रिवाइज करने में आप उस पर टाइम स्पेंड कर रहे हो कि नहीं। नहीं तो ऐसा होता है कि अरे यार मुझे ये नहीं आता, मैं नहीं करूँगा यार, आज मैं कुछ और करता हूँ जो मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है, आपको जो अच्छा लग रहा है उसके लिए आपने टाइम अलॉट कर रखा है। जिसमें आप कमज़ोर हो उसके लिए भी टाइम अलॉट करके रखा है, कमज़ोर जिसमें हो उसके लिए उतना टाइम स्पेंड करना है। उसमें अगर नहीं आया तो छोड़ दो, नो प्रॉब्लम। मगर ऐसा नहीं करना है कि मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में कमज़ोर हूँ, मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में वीक हूँ, तो मैं उसकी पढ़ाई ही नहीं करूँगा। ये स्ट्रैटेजी उतनी काम नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि आप जब आरपीएससी क्रैक करोगे, और ध्यान दो मैं किस तरह बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपने आरपीएससी क्रैक कर दी, मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप जब आरपीएससी क्रैक करोगे तब के बाद जो आपके कमज़ोर टॉपिक्स हैं वो भी तो आपको पढ़ानी ही है। ठीक है, तो कमज़ोर टॉपिक्स अभी से पढ़ाई करना शुरू करोगे तो बाद में स्टूडेंट्स के सामने नाक नहीं कटेगी। तो अभी से कमज़ोरियाँ स्ट्रॉन्ग करने की, निकाल देने की कोशिश करना शुरू कर दो। ओके, यू हैव टू इम्प्रूव ऑन योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड यू हैव टू मेंटेन यू हैव टू इम्प्रूव ऑन योर वीक पॉइंट्स एंड यू हैव टू मेंटेन योर स्ट्रेंथ्स। तो स्ट्रेंथ्स का रिविजन करना भी ज़रूरी है, वीकनेसेस पे काम करना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन फिजिकल डिसिप्लिन से ज़्यादा मेंटल डिसिप्लिन होता है। आपका दिमाग जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, मतलब बुरी बात है मगर वो आपके कंट्रोल में नहीं है, मगर डिस्ट्रैक्ट होने के बाद आप वापस कब आते हो लाइन पे, ट्रैक पे, ये ज़रूरी है। ठीक है, आप डिस्ट्रैक्ट होते हो तो डिस्ट्रैक्ट होने के बाद क्या करते हो वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनिक का सेपरेट ऑनलाइन बैच मिल सकता है क्या? सुधांशु, जो एक फ़ोन नंबर है कमेंट्स में, उस फ़ोन नंबर पे आप डायरेक्टली कॉल कर लो, वहाँ पे आपको सारी की सारी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो उस फ़ोन नंबर पे जाके कॉल कर लो, 9172266888। ठीक है, वहाँ पे जाके कॉल करोगे, आपको सारी जानकारी फीस के साथ साथ और बैच स्टार्ट कब हो रहा है उसके साथ सारी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है ऑब्वियसली रिविजन। ठीक है, हमें क्या लगता है पढ़ाई करना नेसेसरी है, मगर मैं तो कहता हूँ कि आपने पूरा सिलेबस कवर नहीं किया, सिर्फ 50% सिलेबस किया, मगर वो इतना अच्छी तरह से किया कि एक बार पढ़ा, उसके बाद 2 बार रिविजन भी कर दी। उसके बाद उस सिलेबस पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। इस तरह की कॉन्फिडेंट तैयारी आपकी अगर है, 50% सिलेबस की, आधे सिलेबस की भी तैयारी है, तो भी आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। आप आराम से ये एग्ज़ाम निकाल लोगे। ठीक है, क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। और वो भी क्यों, वो भी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि आरपीएससी क्रैक करना, मैं कह तो रहा हूँ कि ईजी है, मगर क्यों ईजी है ये तो मैंने बताया नहीं है, वो भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, ऑल राइट। और प्रेपरेशन, सही आदतें, और तीसरा क्या है, बिलीफ, कॉन्फिडेंस। तो वो कैसे करता है, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना होता है। ओके, कॉन्फिडेंस अपने आप नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अरे यार मतलब हम देखते हैं ना कि हम अपने दोस्तों को भी कभी कभी कहते हैं कि यार तू तो टॉपर है, तू तो इतनी पढ़ाई की है, तू तो आराम से क्रैक कर देगा। ऐसा हम क्यों कहते हैं, मैं आराम से क्रैक कर दूंगा, ऐसा हम क्यों नहीं कहते। कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड करना होता है। जो टॉपर्स होते हैं वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं खुद का, उनको डायरेक्टली ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस नहीं आता है, वो मेहनत करते हैं, मगर सिर्फ मेहनत नहीं करते, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क भी करना है। ओके, हमें हमें सिर्फ बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, हमें उस मेहनत का एक्चुअली एग्जाम में फ़ायदा होगा कि नहीं। ओके, कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे तो एग्जाम में ज़्यादा फ़ायदा होगा, कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे तो एग्जाम में कम फ़ायदा होगा, इसके बारे में भी हमें सोचना है। कौन सा टॉपिक कितनी डेप्थ तक पढ़ना है, कितना डिटेल में जाके पढ़ना है, ये भी आपको सोचना है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में सोच के अगर आप प्रिपेयर करोगे, आप देखोगे कि आराम से आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा।
के बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस टेस्ट लोगे, और प्रैक्टिस टेस्ट में अगर आपके मार्क्स अच्छे आने लगे, इंप्रूव होने लगे, तो आपका कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बिल्ड होगा, अपने आप बिल्ड होगा। सही तरीके से प्रिपेयर करो और एक प्रैक्टिस टेस्ट दे के देखो, सिर्फ एक प्रैक्टिस टेस्ट, एक प्रैक्टिस टेस्ट में आपके मार्क्स अच्छे आ गए, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको कुछ और करना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो है, ये कॉन्फिडेंस जो है आपको ही बिल्ड करना है, आपको ही खुद को ट्रेन करना है, खुद में विश्वास रखने के लिए, खुद में एक बिलीफ होने के लिए कि हाँ मैं ये एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ। और वो कैसे करोगे, जैसा हमने यहाँ पे लिखा है, प्रैक्टिस टेस्ट। ओके, प्रैक्टिस करते रहो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप भी देखोगे कि आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर आपके क्वेश्चंस बनेंगे तो क्यों नहीं आपको कॉन्फिडेंस होगा। आप एग्जाम में एक दिन पहले पढ़ाई नहीं भी की तो आपको याद होगा कि यार 2 दिन पहले तो एक एग्जाम सॉल्व किया था, मैं तो 150 लाया था मैंने, आराम से मेरा स्कोर बन जाएगा, आराम से मैं आरपीएससी का एग्जाम क्रैक कर लूंगा। क्यों नहीं करोगे, राइट। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना सीखना है हमें, और बिल्ड करके उसमें आप देखोगे कि ये कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम में आराम से आगे ले जाएगा, आराम से आप एग्जाम क्रैक कर लोगे, ठीक है। अब फिर इसके बाद सबसे एक सवाल आता है कि हम स्टडीज प्लान कैसे करेंगे, हमारी पढ़ाई प्लान कैसे करनी चाहिए। हमारी पढ़ाई प्लान कैसे करनी है, का एक बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले सिलेबस देखो और पेपर पैटर्न देखो। जब तक आप ये नहीं देखोगे तब तक आपको एग्ज़ाम किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस तरह प्लान करना है हमारा प्रिपरेशन, ये पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब मैं सपोज आप बीएससी थर्ड ईयर, सॉरी आप एमएससी फर्स्ट ईयर या एमएससी सेकेंड ईयर में हो, ठीक है। तो आपको सिलेबस पढ़ के पता तो चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स है, ये टॉपिक इनऑर्गेनिक का है, ऑर्गेनिक का है, मुझे ये आता है कि नहीं, मुझे ये कितना रिवाइज करना ज़रूरी है, ये आपको सारा सिलेबस देख के पता चल जाएगा, ठीक है। पेपर पैटर्न कैसे पता चलेगा, पेपर पैटर्न एक तो उनके नोटिफिकेशन में होता है, आरपीएससी का जो नोटिफिकेशन आया है एग्ज़ाम का, तो उस एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन से आपको ये जो पेपर पैटर्न है उसके बारे में पता चल जाएगा। पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है, हर टाइप के पेपर के लिए किस तरह प्रिपेयर किया जा सकता है ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब एक बार पेपर पैटर्न आपको पता चल गया तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है ये सारे आरपीएससी के वेबसाइट पे अवेलेबल है, ठीक है, अवेलेबल on RPSC website. They are available on RPSC website. ठीक है, तो आरपीएससी सिर्फ आरपीएससी सर्च करके प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर आप गूगल करोगे तो आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। और इसमें आपको देखने हैं कॉलेज लेक्चररशिप के एग्जाम के पेपर्स, केमिस्ट्री के, मगर स्कूल लेक्चरर का भी एग्जाम पेपर देखो। उसके साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल लेक्चरर का जो एक एग्जाम पेपर है वो भी देखो। उसके साथ साथ जो बायोकेमिस्ट्री का एक पेपर आएगा वो भी देखो। क्यों देखना है ये सब, इससे आपको पता चलेगा कि ये जो पेपर्स हैं, पेपर सेट करते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे। आप नोटिस करोगे कि आपने CSIR नेट या फिर गेट की तैयारी की है, या फिर पहले आपने IIT जैम की तैयारी की होगी, ठीक है। तो ये जो सारी एग्जाम्स है इनके क्वेश्चंस और आरपीएससी के क्वेश्चंस बहुत ही अलग अलग होते हैं। आरपीएससी के जो क्वेश्चंस है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं कि या तो आपको वो क्वेश्चन पढ़ के ही आपको पता चलेगा कि या तो आपको आंसर आएगा या फिर नहीं आएगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का अगर कोई क्वेश्चन मैंने किसी क्वेश्चन के बारे में मैंने बात की तो वो क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्यूबिक सिस्टम, अल्फा इक्वल टू बीटा, ए इक्वल टू बी, ये सब वो पूछेंगे, ठीक है। मगर CSR नेट में क्या पूछेंगे, CSR नेट में पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम्स कैन ओनली एग्जिस्ट इन द प्रिमिटिव फॉर्म। मतलब अब आपको सारे के सारे क्रिस्टल सिस्टम्स पता होने चाहिए, इनमें से हर क्रिस्टल सिस्टम कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट होता है और कौन सा क्रिस्टल सिस्टम सिर्फ प्रिमिटिव फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, ये सारी जानकारी होनी जरूरी है और उसको एनालाइज करके आपको आंसर करना है। मगर आरपीएससी में कैसे पूछेंगे, क्यूबिक सिस्टम मतलब क्या, क्यूबिक सिस्टम मतलब सारे एंगल्स 90 डिग्री, सारे साइड्स इक्वल, बस हो गया काम। हमने सारे जो सिस्टम्स पढ़े हैं वो क्यूबिक सिस्टम्स ही हैं, उनके बारे में आपको सब पता है।
तो इतना सिंपल, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख के आपको क्या फ़ायदा होगा, या फिर उनको पढ़ के आपको फ़ायदा क्या होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या डिफ़िकल्टी लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट आप देखोगे कि फॉर एग्जांपल फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, है ना, आपको कैलकुलेशन करना होता है। और मैंने इन जनरल देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कैलकुलेशन के नाम से ही डर जाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है। आप नोटिस करोगे कि 150 क्वेश्चंस में से ज़्यादा 5 या 10 क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन रहेंगे। बाकी सारे क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आपको कैलकुलेशन से डरने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इप्सिता पूछ रहे हैं सर एग्ज़ाम सेंटर राजस्थान में होगा क्या? हाँ, एग्ज़ाम सेंटर राजस्थान में होंगे, मगर याद रहे कि आप अगर राजस्थान से नहीं हो तब भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो, ऑलराइट। और सिर्फ ये है कि आप अगर किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो मतलब राजस्थान, आउट ऑफ राजस्थान कैंडिडेट हो और किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, तब आप इसमें ओपन कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में माने जाओगे, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आप एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हो मगर राजस्थान से नहीं हो, अगर आप फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश से हो, आंध्र प्रदेश के एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, ठीक है। तो आपको रिजर्वेशंस आपके वहाँ पे काउंट नहीं होंगे, यू विल बी कंसिडर्ड एज अ जनरल कैंडिडेट, ओपन के कैंडिडेट आप कंसिडर हो जाओगे, ठीक है। तो यस इप्सिता, आपको एक ये करना है कि इप्सिता और इवन एक्वा केमिस्ट्री, आप क्वालिफिकेशन और एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो केसी सर ने हमारे केसी सर ने एक सेशन लिया है, हमारे चैनल पे भी है, उसमें उन्होंने आरपीएससी की डिटेल में आरपीएससी एग्ज़ाम के बारे में बताया है, ठीक है। तो वो एक वीडियो भी आप जाके देख सकते हो कि एग्ज़ाम का क्वालिफिकेशन क्या, क्राइटेरिया क्या है, उसमें कट ऑफ्स क्या क्या रहेंगे, और कितने सीट्स हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल में डिस्कस की है सर ने, ठीक है। तो ओके, तो हम स्टडी प्लान पढ़ रहे थे, तो सिलेबस और पेपर पैटर्न है, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं, उसके बाद रिविजन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिविजन कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि आप एमएससी के स्टूडेंट्स हो, और एमएससी के स्टूडेंट्स मतलब आपको आपका करंट सिलेबस, पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस बहुत कम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी वो पढ़ ही रहे हो, आपको उसका रिवीजन उतना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। अगर बीएससी और 11th-12th में आपने जो भी किया है उसका थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा। तो वो रिवीजन कैसे करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास जो लिमिटेड टाइम होता है एग्ज़ाम तक का प्रेपरेशन के लिए, तो उसमें ये आपका रिवीजन किस तरह आपको प्लान करना है, ये हम पढ़ेंगे, ओके। सो दिस इज़ द थर्ड स्टेप। एक बार आपने पेपर्स देख लिए तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मुझे किस तरह से रिवीजन करना होगा, ठीक है। और लास्टली, जैसा हमने कहा कि हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना ज़रूरी है, और रिवीजन करने के बाद जब आप प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करके प्रैक्टिस टेस्ट में 150, 160, 170 मार्क्स लाओगे 200 में से, तब आप देखो कि आपका कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होता है, ठीक है। तो सही तरीके से प्रिपेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट यू शुड फोकस ऑन। समझ में आ रहा है? ऑलराइट, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट एक देखते हैं, पेपर पैटर्न भी एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि पेपर पैटर्न क्या है। ये आपने केसी सर के लेक्चर में भी आपने डिटेल में डिस्कस किया ही होगा। तो पेपर पैटर्न क्या है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, ऐसे 3 पेपर्स रहेंगे, ओके। देयर आर 3 डिफरेंट पेपर्स इन दिस। 75 मार्क्स है, ओके, हर पेपर के, मगर यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 150, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 150, ठीक है। तो इनके लिए आपको 3-3 घंटे मिलेंगे, 3 घंटे मतलब 180 मिनट, 180 मिनट्स ईच, ओके, 180 मिनट्स ईच, ठीक है। इसका मतलब आपको, आपके पास टाइम कितना है, इसका मतलब है कि आपके पास स्लाइटली मोर देन 1 मिनट पर क्वेश्चन, ओके। द टाइम दैट यू हैव इज
1.2 मतलब 1 मिनट 12 सेकेंड्स पर क्वेश्चन। ओके, ये कौन से? ये पहले दो पेपर्स के लिए, पहले पेपर 1 और पेपर 2 के लिए 1 मिनट 12 सेकेंड्स पर क्वेश्चन है। उसमें से ये 12 सेकेंड जो है ये आपको पेपर क्वेश्चन पढ़ने में ही चले जाएंगे। और ये जो 1 मिनट आपको मिल रहा है, आपको लगेगा कि 1 मिनट कम है ज़्यादा है मुझे नहीं पता, मगर 1 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम है। इनफैक्ट आप देखोगे कि जिस तरह के क्वेश्चंस ये फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में होते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक बार आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर आ गया, या फिर क्वेश्चन पढ़ो, समझ में आ गया कि ये हमारा हमने नहीं पढ़ा है या फिर ये हमें ठीक से नहीं आता है, आगे चलेगा। ठीक है, क्योंकि का रीज़न है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग स्कीम। ओके, देयर इज नेगेटिव मार्किंग। ओके, तो ये आपको याद रखना है, नेगेटिव मार्किंग पहले दोनों सेक्शंस में होती है। ठीक है, तो केसी सर के वीडियो का लिंक दे दीजिए। ओके, एक मिनट रुक जाओ, अभी लिंक दे देता हूं मैं आपको। ये रहा। ठीक है, ये वीडियो यहाँ पे कमेंट्स में पाई केमिस्ट्री मैंने कमेंट्स में एक लिंक भी पोस्ट किया है, केसी सर के वीडियो का लिंक वहाँ पे है। वहाँ पे जाके भी आप ये सारा जो डिस्कशन है, ये तो मैं सिर्फ पेपर पैटर्न और प्रेपरेशन कैसे करना है ये हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर प्लानिंग के लिए वो वीडियो भी आप देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, और जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान मतलब आरपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको राजस्थान के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हो, और उसके ऊपर 50 मार्क के टोटल क्वेश्चंस आते हैं। तो द टोटल मार्क्स इन दिस एग्जाम इज 200। ठीक है, और आपका टारगेट क्या होना चाहिए? योर टारगेट शुड बी 150 आउट ऑफ 200। 150 आउट ऑफ 200 ये मार्क्स अचीव कर लो, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा इसके बाद कभी। ठीक है, टिपिकल जो जो कट ऑफ होता है वो 120 100 के आसपास रहेगा, मगर 150 टारगेट करोगे तो इंटरव्यू के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा एज अ कैंडिडेट। ठीक है, तो ये करना बहुत ज़रूरी है आप सब लोगों के लिए। नेक्स्ट है सिलेबस। तो केमिस्ट्री का सिलेबस क्या क्या है? केमिस्ट्री के लिए ये सारा सिलेबस है, पेपर 1 का सिलेबस और पेपर 2 का सिलेबस अलग अलग है। तो ये जो सारा सिलेबस है ये इनऑर्गेनिक का है। ठीक है, ये जो सारा सिलेबस है ये फिजिकल का है, और ये जो सिलेबस है ये ऑर्गेनिक का सिलेबस है। ठीक है, आप देखोगे कि ये जो सारा सिलेबस है ये ओवरऑल जनरल टॉपिक्स के टाइटल्स कवर कर रहा है। यहाँ पे न्यूक्लियर केमिस्ट्री, काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आयनिक इक्विलिब्रिया, ये आपने 11th और 12th में भी पढ़ा है, तो ये ऑलमोस्ट सारा उसी सिलेबस से आ जाएगा। पीरियोडिसिटी और केमिकल बॉन्डिंग और एसिड्स बेसिस ये भी आपने 11th-12th में पढ़ा होगा। नॉमेनक्लेचर, एरोमेटिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स, और ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म्स होते हैं, कॉमन रिएक्शन मैकेनिज्म्स, ये भी आपने सब कुछ 11th-12th में पढ़ा है या फिर बीएससी में पढ़ा है। वैसे ही स्टीरियोकेमिस्ट्री, कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस, इसका एक मेजर पार्ट आपने बीएससी में पढ़ा है। तो यहाँ पे आपको प्रिपेयर किस तरह करना है, कौन से टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है, ये आपको देखना है। ठीक है, और इसका जो डिटेल्ड सिलेबस है ये अगेन आरपीएससी वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये सारे जो है ये सिर्फ हेडिंग्स है, ये सिर्फ टाइटल्स है सिलेबस पे। केमिकल पीरियोडिसिटी में भी कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे इसका एक डिटेल्ड सिलेबस आपको आरपीएससी के वेबसाइट पे मिल जाएगा। यहाँ पे कमेंट्स में उसका एक लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, ताकि आप जाके उस लिंक पे जाके आप ये सारे इसका जो डिटेल्ड सिलेबस है आप देख पाओ। ठीक है, तो ये रहा पेपर 1 का सिलेबस। और वैसे ही पेपर 2 का सिलेबस जो है
यहाँ पे आप देखोगे कि ये क्वांटम केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, पॉलीमर्स, सिमेट्री, ये सारे जो टॉपिक्स है ये आपने अब एमएससी में पढ़े हैं। ओके, दीज आर स्लाइटली मोर एडवांस्ड टॉपिक्स। केमिस्ट्री ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यहाँ पे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक होगा, ये और डिटेल में होगा। बट दिस ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, ये जो टॉपिक है ये ओवरऑल कंपैरेटिवली नया टॉपिक होगा जो आपने एमएससी में पढ़ा होगा। इवन बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये थोड़ा सा एमएससी का टॉपिक है। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री आपने 11th-12th में पढ़ा है, मगर लैंथेनाइड, एक्टिनाइड्स ये आपने उतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ट्रांसफॉर्मेशंस एंड रिएजेंट्स, रिएजेंट्स का ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने सारा एमएससी में पढ़ा होगा। पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस, ये भी आपका एमएससी का टॉपिक है। ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री और नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री, ये सारे टॉपिक्स जो है ये आपके थोड़े से एमएससी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट सिलेबस के टॉपिक्स हैं। तो ये जो पेपर 2 का जो सिलेबस है ये ओवरऑल आपका एमएससी से रिलेटेड टॉपिक्स रहेंगे। पेपर 1 का अगर सिलेबस आपने देखा तो दीज फोकस मोस्ट ऑन 11th, 12th एंड सम पार्ट ऑफ बीएससी टॉपिक्स। ठीक है, तो पेपर 1 75 मार्क्स का है। टारगेट करो कि पेपर 1 में आपको 75 आउट ऑफ 75 मिले। ठीक है, पेपर 1 कंपैरेटिवली ईजियर सिलेबस है, कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चंस रहेंगे। तो पेपर 1 पे फोकस करो। पेपर 1 में अच्छे मार्क्स आ गए तो पेपर 2 का आपका जो एक थोड़ा सा टेंशन हो सकता है एमएससी के सिलेबस का, वो टेंशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और पेपर 2 का भी आपको पढ़ाई कैसे करनी है, जैसे मैंने कहा था फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, या तो आपको पता है या फिर नहीं पता, तो आपको सारे सिलेबस का एक बार आपने अच्छी तरह से रिविजन भी कर दिया तब भी आपको पेपर 2 काफ़ी आसान जा सकता है। ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट आ सकता है, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा क्या, यहाँ पे ये रिएजेंट चलेगा क्या, इतना आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। सिंपल सा रिएक्शन होगा, 1 स्टेप या 2 स्टेप रिएक्शंस रहेंगे। और उसी टाइप के रिएक्शंस रहेंगे जो आपने डायरेक्टली थियोरी में पढ़े हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं पेपर 2 में भी। ठीक है, तो इसीलिए आरपीएससी का एग्जाम क्रैक करना कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा इजी है एज कंपेयर टू गेट और केएसआर नेट एग्जाम्स। ठीक है, और उसके बाद ये तो हमने देख लिया। तो हमारा प्लान क्या था? हमारा प्लान ये था कि सबसे पहले क्या देखें, सिलेबस और पेपर पैटर्न। ठीक है, स्टेप 1 क्या था, सिलेबस और पेपर पैटर्न देखेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आरपीएससी वेबसाइट पे आप जाके देखने वाले हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, आ सकते हैं, ये आप सब देखने वाले हो। ठीक है, इन एडिशन टू दैट उसके बाद हमारा स्ट्रैटेजी क्या है? उसके बाद हमारा स्ट्रैटेजी है रिविजन कैसे करें। तो रिविजन कैसे करना है, इसकी हम रिविजन नॉर्मली कैसे करते हैं? सिर्फ पढ़ते हैं। ओके, पढ़ाई करना अच्छी आदत है बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। आपको क्या करना है? लिखना भी है। और ये एक आदत मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा काम आती है, दूसरों को पढ़ाओ। ओके, दूसरों को पढ़ाओ। क्या करना है? आपको आपके साथ कोई ना कोई आरपीएससी एग्जाम देने वाला आपका कोई दोस्त होगा। ठीक है, तो उनको बोलो कि आप ये टॉपिक पढ़ो, मैं ये टॉपिक पढ़ता हूँ। ठीक है, और एक दूसरे को पढ़ाओ। एक दूसरे को पढ़ाओगे, स्पेशली नोट्स को बिना देखे पढ़ाओगे, इसका मतलब आपको सारा जो कंटेंट है वो याद हो गया है। एंड इफ यू रिमेंबर द कंटेंट, इसका मतलब है कि आपको और ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो किसी और को पढ़ाना, टीचिंग समवन एल्स, दिस इज अ वेरी गुड वे, वेरी इफेक्टिव वे ऑफ रिविजन। ओके, किसी और को पढ़ाओ। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि फॉर एग्जांपल आप जैसे क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। ठीक है, अब क्वांटम केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है? क्वांटम केमिस्ट्री में आपको ये नहीं पढ़ना है कि मतलब क्वेश्चंस इस तरह होते हैं कि 1D बॉक्स, ओके, 1 डायमेंशनल बॉक्स, इसका सेकंड एनर्जी लेवल का एनर्जी क्या होगा, कोई नहीं पूछेगा। ये पूछते हैं कि 1D बॉक्स के एनर्जी लेवल्स का इक्वेशन क्या है, n²h²/8mA²। ये इक्वेशन तो आपको पता है। ये इक्वेशन दोस्त को नहीं, अपने छोटे भाई को पढ़ाओ, अपने पेरेंट्स को पढ़ा। मम्मी को बोलो यहाँ पे बैठो, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ता हूँ, है ना। पेरेंट्स को भी थोड़ा सा एक मज़ा आएगा कि अरे यार हमारा बच्चा जो पढ़ रहा है वो ही हमें भी पढ़ा रहा है। ठीक है, तो बोलो, उनको एक्सप्लेन करो कि क्या होता है क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री में बोलते हैं कि ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो एक्चुअली होते ही नहीं है, हम उनका पोजीशन ही देख नहीं सकते। मैं जैसे बचपन में करता था कि
माँ आप मुझे ढूंढते थे और कि पूरे मोहल्ले में मुझे ढूंढते थे कि मैं कहाँ हूँ, और मैं बैठा हूँ कहीं पे टेरेस पे अपने दोस्तों के साथ आराम से गप्पे मार रहा हूँ। तो मैं कहाँ रहता हूँ इसका कोई गारंटी ही नहीं है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है उसका कोई गारंटी ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन कहाँ, ये हमें पता कैसे चलता है? हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल से। तो ऐसे बताओगे तो अपनी मम्मी को भी क्वांटम केमिस्ट्री आपने पढ़ा दी, ठीक है। मतलब किसी और को जब पढ़ाओगे तो अगर स्पेशली अगर वो केमिस्ट्री बैकग्राउंड से नहीं है तो उनको पढ़ाने के लिए आपको सब कुछ बहुत सिंप्लीफाई करके पढ़ाना पड़ता है। और सिंप्लीफाई कर रहे हो इसका मतलब आप समझ रहे हो। तो किसी और को पढ़ाना ये एक बहुत अच्छा इफेक्टिव तरीका है पढ़ाई करने का। ऑलराइट, ठीक है। तो इस तरह मतलब दूसरों को समझ में आ जाए, अपने दोस्तों को, अपने पेरेंट्स को, अपने छोटे भाई बहन को, अपने भतीजे को पढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। तो दिस इज हाउ यू शुड रिवाइज। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर मैं आज रात को पढ़ूं कल सुबह तक मैं भूल जाता हूं। आप सबको पता है कि हम पढ़ाई करते हैं वो कितनी सिंसियरली करते हैं, और पढ़ाई करके रिवीजन करना कितना बोरिंग काम है। तो मत करो उस तरह से पढ़ाई, ठीक है। घिसे पीटे 15 साल पुराने तरीके से पढ़ाई मत करो। कैसे करना है? किसी और को जाके पढ़ाओ, ठीक है। आपने देखा है ना, आपने मुझे उसमें से एक मैं मूवीज बहुत देखता हूँ, तो आपने सब लोगों ने रंग दे बसंती देखा होगा। आमिर खान का मूवी है, ठीक है। आमिर खान, और बहुत अच्छे अच्छे गाने भी है, बहुत अच्छा सोशल मैसेज भी है रंग दे बसंती में, ठीक है। आप सब लोगों ने देखा है वो। अब रंग दे बसंती में आपको याद होगा कि आमिर खान का कैरेक्टर जो है, जो जब वो एक नाटक में काम कर रहा है और नाटक की तैयारी कर रहा है और उसके डायलॉग याद करने की कोशिश कर रहा है, उसकी लाइनें जो है वो याद करने की कोशिश कर रहा है, पर क्या उसको वो याद कर पा रहा है? नहीं। वो कैसे याद किया उसने? उसने अपनी भैंस को पढ़ाया। उसने अपनी भैंस से बात कर करके उसको स्टोरी समझाया पूरे नाटक का। याद है आपको वो सीन? अगर नहीं है तो आज जाके रंग दे बसंती देखो, ठीक है। आज आपका थोड़ा सा रेस्ट का दिन है। आज जाके रंग दे बसंती देखो और देखो कि आमिर खान का जो कैरेक्टर है वो किस तरह अपनी लाइनें याद करता है। वो पढ़ाता है अपनी भैंस को, वो पढ़ाता है अपने दोस्तों को, वो पढ़ाता है चाय देने के लिए एक लड़का आता है उसको पढ़ाता है, ठीक है। लाइनें तो उसकी बहुत अच्छी याद हो जाती है। आपको भी वही करना है, ओके। किसी और को पढ़ाना है, ओके। दैट इज अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग, ऑफ रिवाइजिंग, ठीक है। पहली बार पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली आप किसी को पढ़ा नहीं सकते, मगर किसी और को पढ़ा रहे हो इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो ये एक मैं हमेशा बताता हूं कि आप सिर्फ पढ़ के रिवाइज मत करो, किसी और को पढ़ा के रिवाइज करो, ठीक है। और ये जो राइटिंग का तरीका है, ओके, ये मैं कहता हूं ये भी बहुत इफेक्टिव है। आपको क्या करना है? आपने पढ़ लिया, बुक बंद कर लो, एक खाली पेपर ले लो, ओके, एक खाली पर्ची ले लो, उस पर सारा लिख लो, ठीक है। आपने स्कूल में भी किया होगा कि यार एग्जाम है, कोई पर्ची ले जानी चाहिए, यार कुछ याद नहीं आ गया तो क्या करेंगे। ये पर्ची ले जाने के लिए नहीं है, ये पर्ची आपके रिवीजन के लिए है। आपको क्या करना है? पर्ची लेनी है। बुक तो आपने बंद किया है, बिना देखे सब कुछ लिख डालो जो आपने पढ़ा है। अगर याद नहीं आया बुक खोल के देख लो, कोई बात नहीं। अभी तो आप रिवाइज कर रहे हो, आपको बिना देखे रिवाइज करना है, किसने कहा है? देख के रिवाइज करो, मगर बुक बंद करके लिखो हमेशा, ठीक है। तो आपको आपका क्या होगा ना, बंद करके आप जब सब कुछ लिख लोगे तो आपका 3 वे रिविजन होता है, ओके। राइटिंग इज अ 3 वे रिविजन। राइटिंग इज अ 3 वे रिविजन। 3 वे रिविजन क्यों? क्योंकि लिखने से पहले आप एक बार पढ़ोगे, लिखते वक्त आप लिख रहे हो इसलिए एक और रिविजन हो जाएगा, और लिखने से पहले आपको याद भी करना है कि हमें क्या लिखना है, राइट। so what you do is you read, recall, याद करोगे, एंड देन यू राइट। तो एक ही बार में 3 बार के रिवीजन के फायदे आपको मिलेंगे। एक बार आपने ये किया, देखो आप 1 साल बाद भी ये नहीं भूलोगे, ठीक है। आपने कोई भी कॉन्सेप्ट इस तरह अगर रिवाइज किया तो आप 1 साल बाद भी देखो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। आपको क्या करना है? सबसे पहले पढ़ना है, नया कॉन्सेप्ट है। तो पढ़ना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद क्या करना है? बुक बंद करना है, ब्लैंक पेपर लो, वहां पे लिखना है, ओके। लिख के पूरा हो गया, ठीक है। ये पेपर भी फोल्ड करके अपने पॉकेट में, जेब में रख दो,
जाके मम्मी को पकड़ लो या फिर पापा को पकड़ लो, उनको बोलो बैठो, आज मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दो। इस तरह अगर आप रिवाइज करोगे, आप, मैं गारंटी देता हूँ 1 साल क्या 2 साल 3 साल बाद भी नहीं भूलोगे। मुझे इस तरह मैंने पढ़ाई की है 11th-12th में, इसलिए 11th-12th में जो मैंने मैथ पढ़ा है वो अब तक मुझे याद है ना? तो ये बहुत फ़ायदे का टेक्निक है पढ़ाई करने का। सो दिस इज़ हाउ यू शुड रिवाइज़, ठीक है? और रिवाइज़ करने के बाद लास्ट स्टेप क्या था हमारा? प्रैक्टिस टेस्ट। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे करना है? प्रैक्टिस टेस्ट में अच्छे मार्क ले आओ। प्रैक्टिस टेस्ट में जो भी गलतियां करनी है आपको, सारी गलतियां कर दो। ओके, जितनी ज्यादा गलतियां करोगे, कॉमन मिस्टेक्स जो भी आपको करनी है कर दो। जितनी ज्यादा गलतियां करोगे उतना ही एक्चुअल एग्जाम में आपको वो गलती याद रहेगी। उस गलती से सीखना है। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। गलतियों से सीखोगे तभी आगे जाके गलती नहीं करोगे। गलती करना पाप नहीं है, गलतियों से ना सीखना पाप है, ठीक है? तो बिंदास गलती करो। प्रैक्टिस टेस्ट गलतियां करने के लिए ही होती है। उन गलतियों को आइडेंटिफाई करो, अपने स्ट्रेंथ्स क्या है, अपने वीकनेसेस क्या है, आइडेंटिफाई करो। एक बार ये आइडेंटिफाई कर लिए, एग्जाम में आपको किस पे फोकस करना है, किस पे फोकस नहीं करना है, ये पता चल जाएगा। और ये पता चलने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, टाइम कैसे मैनेज करना है। टाइम कैसे मैनेज करना है? अगर 75 क्वेश्चंस के लिए अगर आपके पास 150 क्वेश्चंस के लिए 180 मिनट्स है, 150 क्वेश्चंस के लिए 180 मिनट्स है, तो पहले 30 मिनट में कितने करने हैं आपको? पहले 30 मिनट में आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं? पहले 30 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने हैं। फॉर एवरी 30 क्वेश्चंस, फॉर एवरी 25 क्वेश्चंस यू हैव 30 मिनट्स। इस तरह अगर आपने प्लान करके रख दिया, आपके ये प्लान आपके दिमाग में होगा ऑलरेडी, तब आपको पेपर खत्म करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि पेपर खत्म करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिला, ठीक है? और ये टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करना है? आपको जो क्वेश्चंस है उनको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करना है। इजी क्वेश्चंस, इजी बट लॉन्ग, मतलब टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, एंड डिफिकल्ट। ठीक है, इस तरह 3 टाइप्स में अगर क्लासिफाई कर दिया आपने क्वेश्चन टाइप्स, अगर इस तरह के 3 क्वेश्चन में आपने क्लासिफाई कर दिया तो इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लिया, आंसर आ गया, आगे चले जाओ, उस पर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। इजी क्वेश्चन बट लॉन्ग, मतलब क्या है कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, आपको पता है कि ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे याद है, मैंने पढ़ा है ये, मगर यार अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, उस क्वेश्चन को स्टार कर दो, आगे चले जाओ, वापस जब एंड में टाइम मिलेगा वापस आके ये क्वेश्चन देख लो, ठीक है? और डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ा, कुछ पल्ले ही नहीं पढ़ा, इसमें ऐसे ऐसे भयानक वर्ड्स यूज किए हैं, लैग्रैन्जियन, हैमिल्टोनियन, यार ये मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, मुझे याद ही नहीं है ऐसा कुछ, छोड़ दो क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग है, क्यों अप्लाई करो, क्यों वहाँ पे रिस्क लेनी है? क्वेश्चन छोड़ दो, वहाँ पे एक बॉक्स कर दो, वहाँ पे क्रॉस कर दो, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करना है। वापस आएंगे जब बाद में टाइम होगा, वापस आके ये क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा भी नहीं, मुझे पता है कि मुझे याद ही नहीं है, क्यों इस पर टाइम स्पेंड करूँ? जो इजी क्वेश्चंस है मगर लॉन्ग क्वेश्चंस है, जो इमीडिएटली नहीं आते हैं, उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, इस पे नहीं करूँगा, इस पे क्यों करूँ? ठीक है, तो इस तरह आप एक क्वेश्चन टाइप्स अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिए पेपर में, तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से होगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ये जो 25 क्वेश्चन है, इन 25 में से आपको 15 क्वेश्चन बहुत ईजी लगे, 15 क्वेश्चन आपने कर लिए, बाकी के 10 क्वेश्चन छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन करने शुरू करो, ठीक है? इस तरह अगर आप ये सब करोगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा फॉर दी क्वेश्चन, ठीक है? तो आरपीएससी का एग्जाम इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, यू हैव टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। आप प्रैक्टिस टेस्ट अगर इस तरह दोगे, आपको दिखाई देगा कि आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ रहे हैं। मार्क्स अगर बढ़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो ही जाएगा, ठीक है? तो ये सब करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है कि आपको आरपीएससी में किस तरह का सिलेबस आएगा, किस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे,
और अगर आपको सिलेबस का टेंशन है, नो टेंशन, हमने ये प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व कर दिया है। 23 नवंबर 2020 23 नवंबर 2020 एक हफ्ते में नया बैच स्टार्ट हो रहा है आरपीएससी लेक्चरशिप एग्जाम का। ओके, इस नए बैच में आप इमीडिएटली जाके एनरोल कर सकते हो। ठीक है, हमने कमेंट्स में एक क्वेश्चन, कमेंट्स में एक फ़ोन नंबर दिया है। ठीक है, तो कमेंट्स में मैंने एक फ़ोन नंबर पोस्ट किया है, इस फ़ोन नंबर पे कॉल कर लो। आरपीएससी का आईएफएस का ये जो लेक्चरशिप के लिए कोर्स है उस कोर्स की आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। 23 नवंबर को एक कोर्स हो रहा है सुधा। अच्छा, सुधा क्या पूछ रही है, अदर स्टेट का स्टूडेंट एग्जाम दे सकते हैं क्या? यस, एब्सोल्युटली, अदर स्टेट के स्टूडेंट एग्जाम दे सकते हैं आरपीएससी का, बट आपको सिर्फ याद रखना है कि आप अगर किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आप जनरल के स्टूडेंट माने जाओगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एससी कैटेगरी के हो और अगर आप गुजरात से हो, ओके, आप अगर एससी कैटेगरी के हो और अगर आप गुजरात के स्टूडेंट हो, तो आरपीएससी के लिए आप ओपन के कैंडिडेट माने जाओगे। ओके, यू विल बी कंसिडर्ड एन ओपन कैंडिडेट। ठीक है, ये सिर्फ याद रखना है, बट एनीवन कैन टेक द आरपीएससी एग्जाम। ऑलराइट, तो सिर्फ ये याद रखो, आरपीएससी एग्जाम लेने से आपको कोई नहीं रोकता, मगर वो चाहते हैं कि अगर आप राजस्थान में आके लेक्चरर बन रहे हो, यू शुड ऑल्सो नो समथिंग अबाउट द कल्चर ऑफ राजस्थान। तो इसीलिए एक 50 मार्क का पेपर 3 है जो राजस्थान के कल्चर के बारे में आपको पूछेगा। एंड इन एडिशन टू दैट यू विल बी कंसिडर्ड एन ओपन कैंडिडेट अगर आप कैटेगरी से हो। अगर आप ओपन से हो तो ऑब्वियसली आप ओपन कैंडिडेट ही रहोगे, बट अदरवाइज अगर आप कैटेगरी से हो तो यू विल बी कंसिडर्ड एन ओपन कैंडिडेट। ठीक है, बट एनी वन कैन टेक द आरपीएससी एग्जाम। ठीक है, सो रिमेंबर दिस डे, 23 नवंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। जितना जल्दी आप एनरोल करोगे उतना ही जल्दी आप प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर पाओगे, और आपको बाद में जो एंड में जो टेंशन आता है क्योंकि आपने प्लान्ड तरीके से पढ़ाई नहीं की थी, वो टेंशन आने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है, सो इन एडिशन टू आरपीएससी हमने जीपीएससी का भी बैच लॉन्च किया है। द जीपीएससी बैच ऑल्सो स्टार्ट्स ऑन द 23 नवंबर। गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का ये एग्ज़ाम है। ओके, जीपीएससी का एग्ज़ाम जो है उसका भी केमिस्ट्री का बैच 23 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो फ़ोन नंबर है 9172266888 जो मैंने कमेंट्स में पोस्ट किया है, उस नंबर पे कॉल कर लो। उस नंबर पे आपको इन दोनों एग्ज़ाम्स के कोर्सेज़ की सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, सुधा एप्लीकेशन के क्वालिफिकेशंस के लिए यहाँ पे ही कमेंट्स में मैंने एक लिंक पोस्ट किया था। ओके, ये एक जो लिंक मैंने अभी कमेंट्स में पोस्ट किया है, यूट्यूब का एक वीडियो है, केसी सर ने इसमें क्वालिफिकेशंस और एलिजिबिलिटी के बारे में डिटेल डिस्कशन किया है। तो इस वीडियो को आप जाके देख सकते हो। इस वीडियो में आप पूरा डिटेल डिस्कशन केसी सर ने किया है। ओके, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी अबाउट द जीपीएससी द आरपीएससी एग्जाम एलिजिबिलिटी, पेपर पैटर्न, कट ऑफ्स के बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये जो वीडियो है, ये और जो केसी सर का वीडियो जो मैंने पोस्ट किया है, इन दोनों वीडियोस को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो, ताकि उनको भी कोई क्वेश्चंस हैं तो वो क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व हो जाए। टोटल 40 सीट्स हैं, देयर आर 40 सीट्स ऑफ केमिस्ट्री। ओके, आरपीएससी के एग्जाम में यू हैव 40 सीट्स फॉर केमिस्ट्री। ओके, तो काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी है आपके आरपीएससी क्रैक करने का। तो मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयरिंग ऑन टाइम एंड टेक द एग्जाम विथ फुल कॉन्फिडेंस। क्या प्रसाद पूछ रहे हैं, इफ नाउ कैंडिडेट नॉट क्वालिफाइड नेट एंड ही विल पास नेक्स्ट नेट एग्जाम, इज ही एलिजिबल फॉर आरपीएससी? अगेन मैंने जैसे कहा, आरपीएससी के एलिजिबिलिटी के बारे में अगर आपको देखना है तो इस वीडियो को आप देख सकते हो, बट आरपीएससी हैज़ नथिंग टू डू विथ नेट क्वालिफिकेशन। वो एक्चुअली एमएससी के आपके मार्क्स के बेसिस पे क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी होता है। ठीक है, सो यू कैन वॉच केसी सर्स लेक्चर, और वो लेक्चर देख के आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इन डिटेल। ठीक है,
तो अगर आपको कोई और क्वेश्चंस है इस एग्ज़ाम के बारे में, तो कॉल अस ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर 9172266688, या फिर हमारा जो वेबसाइट है ifasonline.com, यहाँ पे जाके आप हमारे सारे कोर्सेज़ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस वेबसाइट पे भी है। वहाँ पे आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट भी है, फ्री एग्ज़ाम भी है, फ्री प्रैक्टिस टेस्ट भी है। ठीक है, तो वहाँ पे जाके साइट पे जाके रजिस्टर कर लो। रजिस्टर करके आप जो डेली कॉन्टेस्ट आते हैं हमारे, उन कॉन्टेस्ट का भी एक फ़ायदा उठा सकते हो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपका डेली रिविजन होता रहेगा सारे टॉपिक्स का, एंड यू विल ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम। आपको आपका प्रिपरेशन कितना हुआ है, कहाँ किस में आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर तो सबसे पहले जाके वीडियो को लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, और आरपीएससी के कोई भी नए अपडेट्स आपको चाहिए, सही टाइम पे चाहिए, तो हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो। आईफैस केमिस्ट्री का जो चैनल है, उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में जो बेल आइकन का नोटिफिकेशन है, बेल आइकन का एक बटन होता है, उसको दबा के नोटिफिकेशंस भी ऑन कर दो, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दो, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करो, आपको सारे अपडेट्स टाइम पे मिल जाए। ठीक है, ऑल राइट, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस पर्टिकुलर सेशन। आप सब लोगों के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे देना, क्योंकि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आरपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ करियर इन टीचिंग। ओके, सो थैंक you for joining me in this session. Like this video, share this video, subscribe to our channel, and keep tuned to our channel for all new updates of RPS. Okay, and until our next video, goodbye from me.